देखिए, हम लोग खिलजी वंश कर रहे थे और खिलजी वंश में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ लिए थे। उसका दामाद, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बहुत सारे प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था। शायद पार्ट 3 तक डाल दिया हूँ मैं वीडियो। आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जितने सारे अभियान चलाए, चाहे वो देवरिया का अभियान हो, अलग अलग क्षेत्रों को जीतने का जो भी अभियान चलाया, उस अभियान से उसको एक अनुभव पता चला। जैसे आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए, इंटर का एग्ज़ाम दे दिए, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दिए, उससे आपको क्या मिला? एक अनुभव। उस अनुभव से आप क्या सीख रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए? उस अनुभव से क्या सीखे? पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप रियल में अगर स्टूडेंट है तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर सही में अगर पढ़ाई किया जाए तो एग्ज़ाम का ना भय होता है, ना एग्ज़ाम बहुत कंसिस्टी है, नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन साहब ने विभिन्न तरह के जितने सारे अभियान किए, उस अभियान से उसको क्या मिला? एक नया एक्सपीरियंस मिला। उस एक्सपीरियंस का नाम है सेना में सुधार, सैन्य व्यवस्था का सुधार। और आज वही टॉपिक शुरू करने वाले बच्चों हम लोग, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जो क्या है उसका सैन्य सुधार। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में क्या सुधार किया उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार में खिलजी में बलबन को स्थापित कर दिया। किसको स्थापित किया? बलबन को स्थापित किया। और बलबन को जब वो स्थापित करना शुरू किया, द्वारा स्थापित सैन्य विभाग को नए परिस्थितियों के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया। क्योंकि बलबन ने जो सैन्य का व्यवस्था, चूंकि आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत पर पहला जो राजा आया, पहला जो वंश है गुलाम वंश, उस गुलाम वंश का अंतिम जो राजा था बलबन, ठीक है ना, अंतिम राजा नहीं कह सकते, लेकिन जो एक व्यवस्थित राजा रहा बलबन, उस बलबन के द्वारा जो बनाया हुआ सैन्य व्यवस्था था, जिस व्यवस्था कर दी थी कि इस तरह सैन्य व्यवस्था चलेगा, उस व्यवस्था को परिस्थिति के अनुसार बदला। परिस्थिति क्या होती है? जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एक समय रहा था जिस जमाने में घर में आदमी कम थे, तो उसकी परिस्थिति कुछ दूसरा थी। एक समय रहा था जिस समय गांव में सड़कें कम थी, उसकी परिस्थिति दूसरा था। आज गांव की सड़कें, आज गांव की पॉपुलेशन, गांव में विधि व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, सब कुछ क्या हुआ? जो परिस्थिति के अनुसार अपडेट करेगा वही ना कंट्रोल करेगा। इन्होंने बलबन के द्वारा बनाए हुए सैन्य व्यवस्था को क्या किया? बदल दिया। उन्होंने क्या किया? सैन्य विभाग में दीवाने अर्ज एवं इसके प्रधान आरिज मुमली कहलाता था। सैन्य विभाग में क्या बनाया? दीवाने अर्ज बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ प्रमुख किए गए सुधार, कौन कौन सुधार किया? पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल नियमित सेना रखी। देखो, आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं? अनियमित सेना कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? भारत में बच्चों अनियमित सेना बनाया गया है। उसका नाम क्या रखा? नहीं बता सकता। अग्निवीर नाम सुने? वो कैसा सेना है? अनियमित सेना है। चूंकि मान लो कि हम लोग बहाल हो गए, सेनाएं बहाल हो गए, ये तो हो नहीं रहा है, लड़ाई नहीं हो रही है किसी से, तो एक बड़ी आर्मी हमारे पास है, उसको मेंटेन करने में। हालांकि आर्मी के बारे में ऐसा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जो शायद गवर्नमेंट का ये सोच रहा हो कि हम लोग आर्मी सेना का एक बड़ा पार्ट उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो दे रहे हैं उसको तनख्वाह। तो जब तनख्वाह उसको दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? हम पर बर्डन हो रहा है, यानी देश के विकास में क्या हो रहा है? बाधा हो रहा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था तो हम लोग उधर ही लगा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको परमानेंट ना करके अस्थायी चुना कि 4 साल के लिए रखेंगे, फिर 4 साल बाद नया आ जाएगा। तो ना उसको पेंशन देने का झंझट रहेगा, ना उसको पे बेसिस देना रहेगा, ना उसको आश्रितों को बनाने के लिए बस तरह तरह का व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो बहाली की उम्र की सीमा रखी गई, 22-23 साल में कौन शादी करना चाहता है? और 4 साल रखेगा ही तो उस समय तो सब अनमैरिड रहेगा। अब भी के जो आर्मी में जो बहाल है, उनको बहुत तरह की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की सुविधा है, भोजन है, आवास मिल रहा है, वो कितना अच्छा फैसिलिटीज़ है। हालांकि मिलना भी चाहिए, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन एक एंगल दूसरा की सारा अर्थव्यवस्था हम लोग उसी में खर्च कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या सोचा
कि हमें अस्थायी व्यवस्था कर लेना चाहिए। उसी में अग्निवीर ला दिया। इसका देश में पुरजोर विरोध हुआ, होना भी चाहिए, लेकिन देश के एंगल से अग्निवीर व्यवस्था क्या है, ठीक है। अगर आप इस चीज को देखते हैं कि नहीं अग्निवीर व्यवस्था के अनुसार हमारा देश का कल्याण होगा, तो मेरे नज़र में क्या लगता है, ठीक ठाक है। ठीक, हालांकि इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, जरूरी भी नहीं है सहमत होना, क्योंकि उनको अगर लगता है कि परमानेंट रहे, इसको सुरक्षा एजेंसी के हिसाब से भी देखा जाता है कि सुरक्षा के हिसाब से खतरा भी हो सकता है इसके लिए, कि बार बार सेना अनअपडेट होगा तो खतरा भी है। लेकिन वही बात है, थोड़ा मोड़ा अगर नुकसान करके अगर बड़ा हमको फायदा हो रहा है, बड़ा फिगर फायदा हो रहा है, तो बड़े फिगर के लालच में सलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया बुआ, नियमित सेना रखा, जो आजकल हम लोग के पास भी है और नहीं भी है। जो नया नया बहाली हो रहा है वो अग्निवीर तब तो जाता है ना शादी ब्याह में, पूछता है लड़का आर्मी में है तो पता करना पड़ता है अग्निवीर वाले हो या, ठीक है ना, परमानेंट वाले, तो परमानेंट का अलग रेट है, अग्निवीर वाले का अलग रेट है। रेट समझ रहे हैं ना? बाकी हम लोग बिना रेट वाले आदमी हैं, नो रेटिंग। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नियमित रूप से वेतन देने की परंपरा शुरू की। यानी नियमित रूप से वेतन देने का मतलब यही बात है, ये तो होना ही चाहिए। सेना को एकदम टाइमली पैसा मिलता है। बिहार के सरकारी स्कूल का मास्टर का वेतन इधर 2-3 साल से ना टाइमली आने लगा, जब से के पाठक आए। उससे पहले 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना, 1-1 साल तक वेतन नहीं आता था। अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका लोग काम करती है, उसको तो पैसे नहीं मिलता है, 1-1 साल ले वेतन नहीं देगा, 8-8 महीना, 10-10 महीना, 2-2 साल का वो बकाया रखता है। जीविका दीदी तक का, सीएम तक का पैसा लंबा लंबा समय तक पैसा नहीं देता है, मोटा मोटा उसका पैसा बनाए रहता है। लेकिन अगर आप बैंकर हैं, क्या है, बैंक में काम करते हैं, आप आर्मी में हैं, मतलब डिपार्टमेंट में, सैन्य डिपार्टमेंट में, अगर 30 तारीख को संडे है और कल 1 तारीख है, तो 29 तारीख को ही अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन 1 तारीख को नहीं आएगा। इतनी अच्छी व्यवस्था है पेमेंट के मामले में, क्योंकि आदमी जान की बाजी लगा रहा है किसके लिए, पैसा के लिए, और अगर उसको नहीं मिलेगा उसका मन छोटा हो जाएगा, बस समझिए। इसलिए उसको उस मामले में कमी नहीं होती, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे खाने मिलते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नियमित रूप से हाजिरी लेना के प्रथा, अटेंडेंस जिसको बोलते हैं। आज के समय हम लोग नियमित रूप से हाजिरी लेते हैं, कैसे, नियमित रूप से हाजिरी लेने का मतलब बायोमेट्रिक ले रहे। पहले ऐसा होता था, भैया का नौकरी है, भैया अभी खेत में काम करा रहे हैं, तो छोटके भाई चल गए स्कूल में पढ़ावे, सरकारी स्कूल में, किसी को कुछ पता नहीं है, फलान में पढ़ा रहा है, वो घूम रहा है, दूसरा के बदले में दूसरा, दूसरा के बदले। लेकिन हम लोगों ने क्या सिस्टम लगाया, बायोमेट्रिक। उस समय में बायोमेट्रिक ना रहा होगा, कुछ इसी व्यवस्था हो गई, मुँह से गिनता होगा, इतना 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 व्यवस्था लगाया होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की, जिसके अंदर प्रत्येक सैनिकों की आकृति का विवेचन होता था। अभी क्या है, जैसे हुलिया लिखने का मतलब लंबा नाक, छोटा छोटा, मतलब इस तरह का बात सबके बारे में। तो हुलिया लिखा था, इसे मैच कराता था कि है कि नहीं तिल, यहाँ यहाँ कटा है निशान कि नहीं, बात बता दिया। मेरा हुलिया लिखा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना, बड़ा सा बाहर हांडी की तरह गोल निकला हुआ है, बस एक बार में हुलिया कंप्लीट। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की। दाग प्रथा के अंतर्गत, ध्यान सुनना, दाग प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक घोड़े पर राज चिन्ह अंकित किए जाते थे, जिससे युद्ध के समय सैनिक द्वारा प्रदत्त घोड़ा ही युद्ध के मैदान में ले जाया जाता था। धब्बा जानते, मोहर, सील मोहर लगाना, ठीक है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में अपना एक पहचान हो जाए, मोहर, जैसे आजकल हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, ब्रांडिंग कराते हैं, अपना छाप लगा लिए, लोगो लगा लिए, घोड़े पर भी दागने की प्रथा, लोगो लगाना, ठीक है, ताकि जब लड़ाई हो तो पता चले कि ये किसका घोड़ा है। ना तो सब घोड़ा तो एक ही जैसा दिखाई देगा, तो लोगो नहीं रहेगा तो कैसे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, दागने की प्रथा, घोड़े पर दागने की प्रथा को शुरुआत की, जिस पर राज चिन्ह अंकित किए जाते थे, जिससे युद्ध के समय सैनिक द्वारा राज प्रदत्त घोड़ा ही युद्ध मैदान में ले जाया जाता था। अच्छा सुधार किया। क्या क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले छोटा सा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार में क्या क्या किया, तो क्या करेंगे,
पहले अस्थाई सेना बनाया, फिर उसको पैसा दोनों शुरू किया, नियमित वेतन देने की प्रथा शुरू की। उसके अलावा ठीक है सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। आखिरी बार में क्या किया, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि गुप्तचर लोगों की स्थिति बदल जाती थी। क्योंकि कोई भी आदमी बड़े सेना में घोड़ा लेकर घुस जाएगा। मान लो हम 20 को घोड़ा अलॉट किए, दाग किया हुआ, तो दूसरा एक ऐसा घोड़ा तो नहीं आ सकता ना। अब सब सेम घोड़ा रहता था, कोनो घुसा देता, घोड़ा में घुस गया, काम करना शुरू कर देता। जिस टाइम हम लोग जैसे मान लो कि बड़े बड़े होटल में जब जा रहे हो तो पगड़ी बांधने वाला प्रोसेस जानते हैं, माथा में पगड़ी बांधने, 30 आदमी 40 आदमी बारात गया, माथे में पगड़ी 40 आदमी लगाया, वेटर को कहा हुआ जो आदमी माथे में पगड़ी बांधा रहेगा वही अपना है, बाकी कोई नहीं। इंडिकेशन है अब हमको जाना है उस होटल में, तो हम एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे, किसी का पगड़ी चुरा लें या पगड़ी हमको किसी तरह मिल जाए, नहीं मिला तो इंडिकेशन नहीं। बड़े बड़े चीज़ों में सब लगा रहता है। हालांकि उतने हाई सिक्योरिटी रहते हैं कि हम लोग उतना बड़ा नहीं सोचते कि बड़े होटल में जाना है बिना ऐसा कुछ, बस टंकी भर जाए, ऐसा कहीं कुछ है तो गुरु के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए, सैन्य सुधार तो कर पे किया और फिर क्या किया, आर्थिक सुधार मतलब पैसे की लेन देन की शुरुआत करने की वो बात कही। बच्चों अलाउद्दीन खिलजी हमको लगता है कि अच्छा काम किया, सिर्फ एक ही काम नहीं किया ठीक, जो कि आपको मैं शुरू में बताया था, शायद उसके नज़र में ठीक ठाक रहा हो, अपने चाचा की बेटी से शादी कर लिया था, ये ठीक बात नहीं था मेरे नज़र में। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि बड़े घर की लड़कियां रात को बाहर की तरफ नहीं निकलती, बड़ी शालीन होती है, कस के ठहाके नहीं मारती, नहीं, इन सब चोचलों से आदमी को बाहर निकलना चाहिए, एकदम बेकार की बात है। ठीक है, एकदम फालतू बात है। उसी में बहुत शालीन लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि जो लड़की बहुत अच्छी होती है वो घर से बाहर नहीं जाती, बड़ी लंबी हंसी नहीं लेती है, नहीं मुंह नहीं लगाती किसी से, अपने हक तक को छोड़ देती है, ऐसे लड़की को शालीन के कैटेगरी में रखा जाता है। उससे और ज़्यादा शालीन तब वो कहलाती है जब उसके धर्म रक्षक पिता, भाई, चाचा सब लोग कहते हैं तुमको किस चीज़ का दिक्कत है, तुमको जो बोलोगे हम ला के देंगे, तुम हमको बोलो हम अभी जाके ला के दें। ये सब चोंचला है, इन चोंचलों से दूर रहना चाहिए। अगर आप सच्ची में किसी लड़की का, किसी औरत का अगर रक्षक हैं तो चिंता ही करना है तो उसके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में चिंता करिए। भारत का अलग अलग आंकड़ों को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि महिलाओं में, लड़कियों में आयरन लेवल पर अगर बात करते हैं, लगभग महिलाएं एनीमिया के शिकार होती है, पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है। उनके शरीर की शारीरिक ढांचा देखकर आपको लगेगा उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको कोई चिंता नहीं करना है, सिर्फ लंबी लंबी बातें करना है। सबको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, जहाँ तक मेरा सवाल है। जब मन करे तब बाहर जाए। सोचो ना, सभी लड़कियां जब शाम को घर से बाहर निकलने लगेगी तो किसी माता पिता को चिंता नहीं रहेगा। इस प्रकार प्रथा बना हुआ है, सभी लड़के बाहर निकल रहे, सभी लड़कियां सभी बाहर जाएं, चीज़ों को समझें, डर खत्म हो, ऐसा माहौल ना रहे, ठीक है ना। लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाना। गलत फायदा मतलब आप लोग खुद समझदार है, ठीक है ना। इंटोगेसी है, हमें अपनी बहन बेटियों का चिंता करना है हेल्थ के बारे में, ये नहीं चिंता करना है कि वो नहीं बोलती है। अब इतना बात हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब हटाओ ये सब, लड़कियां भी आगे बढ़े, ठीक है ना। उनको बढ़ने के लिए हम कैसे किसी को ताना मार सकते हैं, आटा सानने ही नहीं दिया, बोले रोटी ही नहीं बनाना जानती। पहले आटा सानने तो दो उसको, तब ना रोटी बनाना जानेगी। तो वही बात है, हमने उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, रात के माहौल को समझे ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि दुनिया कैसा है। अभी ही नहीं कि रात के माहौल का मतलब लगातार घूम रहे। मेरे मानना है कि बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, लड़का या लड़की में किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। जैसे लड़का है वैसे लड़की। अब लड़की को डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही है, हम उसको सही गलत नहीं बता सकते। तो उन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था के सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए। क्या किए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके राजकोष में जमा होने वाले भू राजस्व का सही अनुमान लगाने के लिए किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया गया।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में किए जाने प्रमुख सुधार है। जैसे देखो, अगर हम लोग गवर्नमेंट है आज के समय में, गवर्नमेंट के यहाँ से अगर इतना मोटा रॉड अगर निकलता है प्रोग्राम होके पुल बनाने के लिए, तो यकीन मानो हम लोग के पास इतना पतला हो जाता है। अब इतना मोटा रॉड इतना पतला कैसे हुआ, समझ रहे हैं ना? घूस के रूप में धीरे धीरे सारा पैसा बढ़ते चला गया। काम होना है, काम भी होगा, लेकिन इसमें का सारा पैसा धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म। अगर सरकार सही में ईमानदार है, पारदर्शिता है, चाहती है कि सही में उसको इतना मोटा से हो, तो सरकार को बार बार क्या करना चाहिए, जांच कराना चाहिए, पता लगाना चाहिए आखिर जा कहाँ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि हमको जो टैक्स में पैसा मिलता है वो गड़बड़ हो जाता है। पैसा कहाँ से आ रहा है, किसान से, मिलना किसको है, राजा को। तो किसान से राजा के बीच में जो वसूलने वाला है, जगह जगह जो हम बनाए वेंडर, वो सब माल गायब कर दे रहा है। इसीलिए वो डायरेक्ट किसान से संपर्क किया। अब बोला तू कितना देते हो, तो फलाना आदमी के नाम पर लिखो 40 रुपया, तू कितना लेते हो, ऐसे ऐसे करके डायरेक्ट राजा को गया। तो ढो, बीच में जो ढोने वाला आदमी था, लेकिन उसका पर्चा हो, उसका लिखित प्रमाण हो कि इतना इन्होंने क्या किया, दिया, उसमें तो कोई घोटाला नहीं। तो अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश अर्थात माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया, जिस नवीन पद्धति को महासत लागू करते हैं। पहले क्या कि सारा किसान का जमीन नपवा लिया। मान लो इसी के पास 10 कट्ठा है, तो उसका जमीन न बढ़ेगा ना घटेगा, जमीन तो बढ़ता घटता नहीं है। ये जमीन किसी दूसरे का कभी था, फिर आज किसी और का है, फिर आने वाले समय किसी और का हो जाएगा। जमीन घटता बढ़ता थोड़े, तो किसी बनाम किसी जाएगा तो वो जमीन कहीं जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे नाम पर 10 कट्ठा जमीन था, टैक्स हम बांध दिए 500 का महीना, अब तुम जमीन बेच लिए, अगला महीना बोले हम ना देवो टैक्स, हमारी जमीन कम हो गया, थोड़े से पूछेंगे केकड़ा दिए, अब फलानवा के दिए, तो उतना टैक्स थोड़ा में से कम करके ओकरा पर चढ़ा देंगे, तुम इतना देना टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी को इसी से फायदा हुआ ना। वो क्या किया, नवीन पद्धति को अपनाया, उसका नाम क्या था, मसाहत। अब सवाल पूछेगा मसाहत क्या है, तो जमीन मेजर करके, ठीक है ना, उस पर टैक्स की भरपाई करने के लिए, टैक्स लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जिस प्रथा की शुरुआत की उस प्रथा को क्या बोलते हैं बच्चों, मसाहत कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, चीजें समझेंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वसूली करने के लिए आने वाले समस्याओं को निराकरण हेतु एक नवीन भू राजस्व विभाग दीवाने ये मुफ्त खराज को स्थापित किया। एक ही डिपार्टमेंट हो और 50 गो काम हो। हमको टैक्स लेना है, राजस्व वसूलना है, उसके लिए हम क्यों नहीं एक अलग डिपार्टमेंट बना दे। आज के समय में मंत्रालय चलती है तो कोई खेल डिपार्टमेंट है ना, कोई खेल वाला काम कर रहा है, कोई कुछ 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 व्यवस्था लगा हुआ है। तो वहां भी इसी तरह की व्यवस्था लगा। ऐसे मसौदा पर उन्होंने बात किया, क्या किया सो देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया। 1/3 नहीं लेंगे, आधा आधा लेंगे, बटाई। ठीक है। दोआब क्या होता है, जब दो नदियां निकलती है उसके बीच में टीला बन जाता है। दोआब का जो बहुत उपजाऊ होता है, जलोढ़ मृदा विस्तार वाला क्षेत्र, वहां तो उपज बहुत ज्यादा है। तो बोला अरे तुम लोग मलाई काट रहे हो, इतना उपजा के सब खा जाओगे, तू है आधा। 1/3 से क्या कर दिया, हाफ व्यवस्था लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी खूत, मुकदम और चौधरी को राजस्व वसूली के काम पर मुक्त कर दिया। उनके द्वारा लिए जाने वाले हकूक को अवैध घोषित कर दिया। क्या समझो, ये सब दलाल था। चौधरी वसूलता था पैसा, ये सब नाम ऐसा ही नहीं है। पहले जमाने में जो पैसा गांव में वसूलता था उसको चौधरी बोलते थे। अब वो चौधरी क्या करता था, पैसा वसूलता था, 10 रुपया वसूला, 5 रुपया घप मार दिया। राजा क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी सब पर दिमाग लगाए बैठा था, बोला सबको ठीक कर देंगे। क्या क्या ठीक, वही तो किया। जमीन को मपवा के सीधे बोला ये सब बेकार है, सबको अघोषित करते हैं, सारा बेकार में दिमाग बहुत लगाया है ना। ये तो कर ही लिया टैक्स के बाद। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार पर नियंत्रण कैसे किया। बाजार के बारे में कहा जाता है कि
अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मूल नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण व्यवस्था के लिए मूल नियंत्रण के लिए जो नियम बनाए वह आर्थिक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य विशाल सेना को रखना था, यानी उन्हें बाजार की भी कंट्रोल अप की, बाजार को भी शुरुआत करने की कोशिश की और सुधारा भी। इसमें कहा जाता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के जो ये बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था थी उस विशाल सेना का कारण बताया। बर्नी साहब बहुत अच्छे क्या रहे हैं बच्चों, इतिहासकार रहे हैं, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की इस व्यवस्था के बारे में सबके सामने रखा। क्या कहता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का कारण विशाल सेना को रखना बताता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो ने जन कल्याण को बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य बताया। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना मन है। ऐसा माना जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण बनाया उसमें वह अपने सेना को रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके करीबी उसके टाइम में जो इतिहासकार थे जिनका नाम अमीर खुसरो है, जिन्हें तोताए हिंद की उपाधि प्राप्त है, वो बताते हैं कि यह अपने फायदे के लिए नहीं है, ये जन कल्याण था। कैसा था? जन कल्याण, और इसका बाजार पर नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य थे। बाजार जो है वह अलग अलग प्रकार में विभाजित था। जैसे पहला होता था सहनाए मंडी। आज भी जानते हो आप लोग, मंडी में खाने पीने के सामान मिलते, जैसे फल मंडी, सब्जी मंडी, प्याज मंडी, आलू मंडी, मंडी मंडी मंडी, समझ में आ गया? तो ऐसा मंडी जिसमें खाद्यान्न बाजार था, जिसमें हम लोग आते हैं खाने पीने की सामान मिले, उसको क्या बोलते थे? सहना ए मंडी। नहीं दे रहा है? खाने की मंडी को, जहाँ पे खाद्यान्न की भोजन मिलेगी, चावल दाल आटा साग सब्जी जो भी मिल रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहना ए मंडी, यह खाद्यान्न बाजार था। बात करते हैं सराय अदल। कौन सा? सराय ए अदल। और यहाँ पे क्या मिलता था? यह निर्मित वस्तुओं का बाजार था, जैसे कपड़ा। निर्मित वस्तु का मतलब कोई भी सामान जो बना रहे, कुछ भी बिन करते, टीवी फ्रिज ऐसे उस समय तो होता नहीं था इतना, लेकिन जो भी ये सामान मिल रही है, जो तैयार किया, खिलौना उलौना, जो भी ये सामान मिल रहा है, बना हुआ, कुर्सी मिल सकता है, टेबल मिल सकता है, बेंच मिल सकता है, निर्मित बाजार का, उसको क्या बोलते थे बच्चों? सराय ए अदल। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस जमाने में आदमी को भी बाजार लगता था, आदमी को ही बेचते थे। जैसे माल भैंसी कुत्ता कुकुर घोड़ा हाथी तब बिकाबे करता था, आदमी बिकाता था, उस आदमी को हम बोलते थे दास प्रथा। बात समझ में आई? आदमी बिकता था। आजकल हम लोग भी आदमी को खरीदते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बहन है तो हम कभी खरीद करके ले आए हैं, किसी की बहन होगी तो हमको खरीद करके ले जाएगा, लेकिन बिकेंगे, ठीक है ना? अब बिकाएंगे। खरीदने और बेचने का प्रथा लगातार चला रहा है, मार्केट खुला हुआ है। अब जो जैसा होगा उसका वैसा दाम लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्वास होता है कि उस सड़ बह जाएगा, गल उल जाएगा जल्दी, तो अपना रेट थोड़ा लो करके रखे रहते हैं, या जल्दी अपने आप को सेल कर लेते हैं कि टमाटर है, कीड़ा उड़ा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। किसी को ऐसा लगता है अपने आप को नारियल महसूस कर रहा है कि बाहर से प्रोटेक्टेड है, तो अपने आप को थोड़ा लंबे समय तक लेके खींच रहा है, चलो हमें अभी सब कुछ है सेफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी दाम सबका लगना है, आज नहीं तो कल, ठीक है। अक्सर तुम लोग देखोगे बाजार में कोई आदमी बोलेगा इस सामान फ्री में ले जा, तो लोग बोलेंगे तो बगल में से निकल सड़ल हो तो जरूर चले भाग। जो सामान का दाम बहुत ज़्यादा महंगा है, अभी गोभी कुछ दिन पहले खाए ही होगे, मटर का क्या हाल है आप लोग समझ रहे हो? ये सब का सब्जी अब खाने का मन, पत्ता गोभी खाने का मन करता है, भागते फिरता है। लेकिन एक समय था, अगले 1-1.5-2 महीना बाद फिर गोभी नया नया वाला आएगा, पूरा मेन गर्मी में, तो उस समय 150 रुपये 200 रुपये 300 रुपये किलो गोभी मिलेगा, तो उसका डंटी तक भी खाने के लिए आप लोग बेचैन रहेंगे। समझ रहे हैं ना सर? अब कहने का अर्थ यह है अपने के भाव को ऊंचा रखें। अगर आपका भाव बहुत ऊंचा है तो वैल्यूएबल है, भाव कम है तो काफ़ी दिक्कत है। तीसरा जो बाजार था, घोड़े मवेशी और दासों का बाजार। दास मतलब आदमी, आदमी बिकता था।
अब ये मत समझना कि खाली पुरुष ही बिकता था, महिला भी बिकती थी दासनियाँ, और उसमें मेल फीमेल लड़का हो या दास और दासी, इसलिए दासो बोला कि बिकता था। ठीक है, चलिए आजकल हम लोग हायर कर लेते हैं, ले आते हैं कहीं से, कम 8 घंटा तो अपने बस में रखते हैं ना किसी को। अरे कोई लेबर अगर तुम कमाने ले आए हो तो तुम्हारा दासी तो है, जो बोले वो कर रहा है, जितना देर काम कर रहा है, यही मानवता है। आज कौन कहता है कि दास प्रथा बंद हो गया? दास प्रथा क्या होता है? आप बड़े होटल में चले जाओ, तुमको इतना, अगर तुम मानवता तुम्हारे अंदर है तो इतना खराब लगेगा कि गेट कीपर आदमी, वॉचमैन खड़ा रहेगा, तुम छोटा ही बच्चा हो और बार बार झुक झुक के प्रणाम करता रहेगा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन कहता है दास प्रथा खत्म हो गया? दास प्रथा खत्म ही नहीं हुआ है। बहुत ज्ञानी लोग इस पर अपना वक्तव्य रखते हैं, बताते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। इस बात का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मानवता ही खत्म हो जाए। हम अगर जाते हैं, हमसे बड़ा आदमी अगर कहीं बड़े बड़े होटल अगर में चले गए, वो प्रणाम करता रहता है तो हम उसका हाथ रोकते हैं, दैट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं इसका। ये आपका ह्यूमैनिटी है। ऐसा नहीं कि दांत छियाड़ दिए और वहाँ से प्रणाम कर रहा है तो वहाँ से अरे हमको प्रणाम कर दिया। ठीक है, उसका ड्यूटी है, उसका बॉस बोला हुआ है कि कोई भी आदमी आए तो तुम उसका रिस्पेक्शन देना, उसको अच्छा फील। लेकिन रिस्पेक्ट लाइक है, मान लो कि हमारा एजड हो गया, उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य है, यही तो हमारी कल्चर है। उसमें तो सीखना ही हम लोगों के बड़े को प्रणाम करना है। ये सब बातें हैं कहने की कि दास प्रथा खत्म हो गई। आज भी दास प्रथा नहीं। घर में किसी का नौकर काम करता हो, नॉर्मल तुम शादी ब्याह में वेटर को बुला लो, 4 घंटा तुम्हारे यहाँ खट रहा है, एक बैग खिला, ए इधर आओ, पानी दो यहाँ, ए पत्ता उठाओ, ए सामान उधर करो, ऐसे करो वैसे करो, एकदम उड़ियाते ना। कभी नहीं बोले बाबू इधर आ जाइए थोड़ा उसको दे दीजिए, कभी नहीं भाई साहब थोड़ा लीजिए, थोड़ा सामान उमान दीजिए। रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं है। तो दास प्रथा खत्म हो गया है। मानते ही नहीं कि दास प्रथा खत्म हुआ और ना होगा। और जब ये तक प्रथा जब तक चलती रहेगी, तब तक ये अमीरी और गरीबी का खाई जीवन भर चलता रहेगा। बहुत खराब लगता है। कल्पना करो ना, हमारे पापा के पास पैसा नहीं है, किसी पार्टी फंक्शन में गए काम करने के लिए, और सीधे तो अरे इधर आओ ये सबको दो, हम वहाँ खड़े रहेंगे, कैसा फील होगा? ऐसा ही होता है, क्योंकि पापा पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं किए, तो हम सबको पेट पालने के लिए तो ऐसा ही करना होगा। कभी आप भी बॉस बनिएगा, हर चीज़ का बनना ही है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, चीज़ें सीख रहे हैं कि हमारा सिचुएशन बदले, सब कुछ बदल जाए, वो रिन्यू ना हो। संघर्ष इसीलिए आदमी करता है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने की व्यवस्था में लागू करने के लिए एक अलग राजस्व विभाग दीवाने रियासत की स्थापना की। इस नवीन विभाग में सदर रियासत कहलाता था। ठीक है, बाजार व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए दीवाने रियासत की स्थापना की। प्रत्येक बाजार के अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे। राज्य की ओर से नियुक्त अधिकारी सहनाई मंडी कहलाते थे। ठीक है, सब के तरफ सबका व्यवस्था लगा दिया गया, सहनाई मंडी की व्यवस्था कराई गई। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार की जानकारी बरनी की रचना तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक से मिलती है। ये लाइन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एक किताब का नाम है तारीख ए फिरोजशाही, के लेखक कौन है? बरनी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 4 विभाग बनाए। चारों का नाम याद रखने, किसका क्या काम। पहला जो विभाग बनाया उसका नाम है दीवाने विजारत, दूसरा जो विभाग बनाया दीवाए अर्ज, तीसरा दीवाने इंसा और चौथा दीवाने रसालत। पहला का नाम है दीवाने विजारत। दीवाने विजारत होता क्या है? आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया का, जिसमें कोई सच स्वीकार नहीं करना चाहता है। अगर कुछ मुसलमानों में खामियां हैं, कुछ हिंदुओं में खामियां हैं,
अगर मुसलमान की उस खामियों को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, किसी वीडियो के माध्यम से आ जाता है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो जाते हैं कि कैसे हम पर टिप्पणी कर रहा है। कुछ हिंदू में लोग में कुछ गलत करते हैं, उस खामियों को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हिंदू लोग नाराज हो जाता है कि ये तुम्हारे टिप्पणियों कर रहे हैं। जबकि आपको किसी भी चीज़ को मेजर करना है वो मानवता के हिसाब से। तुम एक आदमी हो गए, अपने आप को न इंसान मतलब न मुसलमान समझो, न हिंदू समझो, न सिख समझो, न ईसाई समझो, सीधे तराजू लेके खड़ा हो जाना कि क्या गलत है क्या सही है, दोनों में हो सकता है। अगर वो तुम मेजर करके देखना दिखाना चाहते तुम वाकई इंसान हो। और ऐसे लोग मिक्सअप होते हैं, कट्टर कभी नहीं हो सकते। कट्टर का अर्थ होता है सिर्फ एक। इसलिए आप लोग देखते होइएगा नेता लोग कट्टर नहीं होते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। भारत में कोई भी नेता कट्टर ना है। वो बोलेगा हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तो जब सभी धर्म का सम्मान कर ले, जिसके दिल में सभी धर्मों का जगह हो, सभी जाति संप्रदाय धर्म, वो किसी भी धर्म के विरुद्ध आग उगल ही नहीं सकता, वो झगड़ा कर ही नहीं सकता है। रमजान का महीना चल रहा है, अभी शुरू हो गया है। देखना बड़े बड़े हिंदू स्टार नेता लोग क्या करेंगे, टोपी पहन पहन के सब इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा तुम मत एकदम समझो कि वो एकदम मुसलमान का सब नमाज वमाज सब जानता होगा, बहुत ज़्यादा फीलिंग करता होगा, अल्लाह ताला पैगंबर के पीछे इतना रेस्पेक्ट होगा उसका। एकदम नहीं होगा, सिर्फ लोगों को दिखा रहा है, लोग उसमें दीवाना है। तो जहर उगलेगा तो सबको दिखाई देगा, लेकिन मन में जो जहर रखा है वो किसी को नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर तुमको किसी के प्रति द्वेष की भावना है, ठीक है ना, तो तुम बोल दो, तो कुछ देर के लिए खराब रहेगा, लेकिन मन में जो जहर जो पनपा रहे हो वो सब बहुत बेकार चीज़ होता है, बहुत खराब चीज़ होता है। थोड़ा देर के लिए खराब लगेगा, डू एंड डाई, मैटर क्लीन। दीवानी विजारत वही है जो मैं अभी को समझा रहा था। किसी भी महत्वपूर्ण विभाग इसके प्रधान वजीर कहलाते थे, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करता था। अर्थात सुल्तान के बाद दूसरा सर्वोच्च पद वजीर होता था। राजा का तबीयत खराब है, राजा की जगह पर वजीर सारा काम देखता था, यानी सुल्तान के बाद वही फेमस पद था, दीवाने विजारत। दीवाने अर्ज क्या है? यह सैन्य विभाग था। इसके प्रधान अरीज या मुमालिक होते थे। इस विभाग का कार्य सेना की नियुक्ति, उसके वेतन भत्ता और उसे दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का देखभाल करना था। जैसे आजकल हम लोग का डिफेंस डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्रालय, वो क्या करता है, सारे सैनिकों को जो जो व्यवस्था दी जा रही है, कौन उसका हथियार आएगा, कौन से खाना मिलेगा, कौन ड्रेस आएगा, कहाँ कहाँ किसको लगाना है, किसी कितनी बहाली करनी है, वो सारे डिफेंस अकेडमी देख रही है, डिफेंस डिपार्टमेंट देख रहा है। उसी समय क्या बनाया था, दीवाने अर्ज। दीवाने इंसा यह शाही पत्राचार पोस्ट ऑफिस विभाग था, जिसने मुख्य कार्य सुल्तान के आदेशों को लिपिबद्ध करना था। हमने आदेश दे दिया, लिपिबद्ध करने का मतलब कि सभी लोग को समझ में आ जाए, हमारे बातों को आज के समय तेजी से फैलाना। फैलाता कौन है? पत्रकार। किसी भी आदमी को लगातार हाईलाइट करते रहता है, वो कौन है? अगर मीडिया दिखाना किसी को छोड़ दे, वो आदमी हाईलाइट हो ही नहीं सकता। आजकल तुम लोग देखते हो आदमी वायरल होता है, सुने हो नाम वायरल होना? क्या होता है, अपना एक वीडियो डाले, थोड़ा चलने लगा, अब छोटा छोटा पत्रकार सब लगता है दौड़ने उसके पास, सारा चैनल पर उसी का वीडियो चलने लगता है, हो गया वायरल। यही है वायरल होना और कुछ नहीं। दीवाने विरासत यह विदेश का विभाग है। कौन सा विभाग? विदेश का। अलाउद्दीन खिलजी ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, है ना, काजी की नियुक्ति किया, जो सुल्तान के द्वारा स्थापित हो जाता। देख रहे हो, काजी बनाया जो खुद सुल्तान के द्वारा किया जाता था। इस समय न्याय विभाग को दीवाने अदल के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कोतवाल यानी पुलिस की नियुक्ति किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लेने के संबंध में भी तरह तरह के सुधार किए। वह गैर हिंदू से टैक्स लेता था, गैर मुसलमान, सॉरी, जो भी मुसलमान नहीं होगा उसको टैक्स देना होगा। कौन सा टैक्स हम लोग देते थे? जिसको हम लोग जजिया कर कहते हैं। कौन सा कर? जजिया कर।
देखो, भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने शरीयत यानी मुस्लिम कानून के अंतर्गत 4 प्रमुख प्रकार के करों को वसूला। देखो, इन्होंने शरीयत बनाया। भू राजस्व में पहला बनाए जजिया कर लिया। जजिया कर क्या? यह गैर मुसलमान हिंदू से लिया जाने वाला 178 टैक्स था। अर्थात आपको सुरक्षा चाहिए, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो कौन हमला करेगा, हमारे को रिस्क नहीं। तो लोग टैक्स देता था। किसको? कौन देगा? मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान, वो कोई भी हो सकता है, हिंदू, पारसी, जैनिस, बुद्ध, कुछ भी। जाकात, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। जाकात मुसलमान से लिया जाता था। खुम्स, यह लूटे के धन में सुल्तान का हिस्सा था। कहीं से लूट करके भी लाओ, फिर भी उसमें हिस्सा देना है। अच्छा है। मेरे कहने का मतलब कि आज के समय अगर ऐसा व्यवस्था हो तो सब गुंडा ही बनना चाहेगा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, कहीं से लूट उठ करके ले आइए। खुम्स या लूटे गए धन के बारे में खराज या मुसलमानों के लिए जाने वाले एक प्रकार का भू राजस्व था, जिसमें कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने 1/3 से बढ़ाकर 1/2 किया था। तो आपको पढ़ाए थे जो दोआब वाले क्षेत्र में किया गया था, ठीक है ना। ये मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था, ठीक है, 1/2 कर दिया था। आगे हम लोग जानेंगे इन चारों कर के आते अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर बनाए थे। घड़ी, जिसको हम लोग होम टैक्स कहते हैं, आज हम लोग भी देते हैं, घर का टैक्स देते हैं, पता है ना। नगर निगम में है इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, जमीन का टैक्स देते हैं। नाली बहाते उसका टैक्स देते हैं। झाड़ू वाड़ू रोड को साफ सुथरा करे, उस सब का हम लोग टैक्स देते हैं नगर निगम क्षेत्र में। तो घर का टैक्स लेता था। दूसरा चरी, घड़ी और चरी, चरगाह कर को वसूला, अर्थात गाय घोड़े बकरी को लेकर जो चरा रहे हो, उस चरना का भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा स्थापित कला के क्षेत्र में योगदान। अब वो कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है सो देखो। अच्छा राजा दिख रहा है, बहुत मेहनत किया हर चीज को सुधारने में, ठीक है ना। पहला बनवाए अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दरवाजे के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। गुंबद शैली का यह प्रथम व्यवस्थित स्थापत्य है। इसे इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित की गई है। यह अपने अलंकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन दरवाजा? अलाई दरवाजा। अब पहला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी किस मस्जिद के आगे दरवाजा बनवाया? कुवत उल इस्लाम। अलाई दरवाजा किस शैली में बनाया गया है? इंडो इस्लामिक शैली। कौन सा शैली? इंडो इस्लामिक शैली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया है। बच्चों समझ रहे आ रही? आगे बढ़ते हैं। गुंबद की शैली में यह पहला व्यवस्थित स्थापित कला है जिसमें गुंबद रहा। गुंबद समझते हैं? गुंबद समझ में आता है? जैसे जब हम लोग कोई घर बनाते हैं तो हम लोग का घर कैसा है? प्लेन है। और जब इसी पर हांडी जैसा गोल बना देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गुंबद। बस समझ में आई? तो गुंबज बना हुआ, हाँ, मस्जिद वगैरह में रहता है, उसी में गुंबज रहता है, ठीक है। यह अपने अलंकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जैसे हम लोग ऐसे हिंदू में भी कर देते हैं, वो भी वही है, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क ये होता है कि सबका एक अपना अपना मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, उस पर क्या ही बताएं। जैसे लाल गमछा और हरे गमछा में क्या फ़र्क है? वो तो हो गई तुम्हारी साइंटिफिक नॉलेज कि लाल रहेगा गमछा दिखा देंगे तो रुक जाएगा, हरियर गमछा दिखा देंगे तो चल देगा। लेकिन अगर हम लाल गमछा, केसरिया रंग, भगवा रंग का गमछा गर्दन में डाल के चल रहे हैं तो हम सनातनी आदमी हैं, और गर्दन में हरियर गमछा बांध के चल रहे हैं तो हम मुस्लिम हैं। यही ना है भाई फर्क। मुस्लिम लोग हरा पाग बांधता है, हिंदू लोग भगवा पाग बांधता है। बाकी अगर हम हिंदुए हैं हरियर पाग बांध लेते लोग तो हमको वह समझेगा, उसमें क्या कुछ रहेगा, रंग का भी
डिसाइड करेगा कि कौन जात का है, बता। लेकिन हम लोग के दिमाग में तो पता चला है कितना रंग, वही गमछा वही कलर, नीला में डूबा था भीम, भूरा में डूबा था ई, पीला में डूबा था ऊ, ठीक है ना, अलग 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 उज्जर से लेकर के करिया तक पहुंचा दिया है, इतना कलर बना दिया, और सब का अलग अलग पार्टी, अलग अलग कलर का गमछा। मानसिकता इतनी कमी है, मानसिकता का, सोचने वाली बात है। सौरभ सोच रहा है अब कब बैरियर टूटेगा जातिवाद का कि जहाँ पसंद किए वो हमारा विवाह हो। जातिवाद का बैरियर टूटेगा तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। इसके पक्ष में हम नहीं हैं। दहेज का बैरियर टूट जाए, नहीं, दीदी लोग का शादी हो गया ना, अगले पीढ़ी से टूटे, ठीक है ना, या फिर हम लोग का शादी ब्याह हो जाए तब टूटे। देखना, अक्सर अमीर आदमी गरीब आदमी पर ज़्यादा ज्ञान देता है, गरीब आदमी को अमीर आदमी पर ज्ञान देते बहुत कम लोग को दिखोगे, क्योंकि ज्ञान देने के लिए, पैसे वाली ज्ञान देने के लिए भी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। बात समझ रहे हो? ऐसे किया, वैसे किया, दिस किया, डेट किया, उसका ज्ञान कौन सुनना चाहेगा? एक गरीब आदमी स्टेटमेंट देता है किसी अमीर आदमी के बारे में, कौन सुनना चाहेगा? लेकिन अमीर आदमी स्टेटमेंट देता है हमने ये संघर्ष किया, वो संघर्ष किया, ऐसे किया, वैसे किया। पैसा सब कुछ नहीं होता। गरीब आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलो कि पैसा सब कुछ होता है तो सब जन्मे करेगा, अरे भाई क्या बोल रहा है, पैसा तो सब कुछ होता ही है। लेकिन अमीर आदमी बोले पैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कहने की बात है, पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, सुख दुख ये वो, तो क्या होता है? सब लोग मान लेता है सही बात है, पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ा आदमी है ना, बेवकूफ़ जल्दी बनाता है। और वो ऐसा इसलिए बोल पा रहा है कि एक अच्छा ड्रेस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना, पॉकेट में बड़े बड़े नोट के बंडल्स रहते हैं, ठीक है ना, हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन रखा हुआ है, एक बड़ा सेटअप मिला हुआ है, तब लंबी लंबी हाँ खड़ा है, ठीक है। बाकी मैं कहता हूँ कि कैमरे पर जितनी सारी बातें हो रही है सारे बनावटी है, 90% झूठ है। रील्स वाला बात एकदम नहीं देखना, हम रील्स का बात सुन के मोटिवेट कभी नहीं होता है। मोटिवेशन लेना है, बाबू के साथ एक बार काम पर चले जाए, एक दिन बस। मोटिवेशन लेना है, पापा का जो काम है उसको बहुत करीब से देखो। मोटिवेशन लेना है, मम्मी की स्थिति को आराम से बैठ के कहीं देखना। कोई जरूरत नहीं किसी को सुनने समझने की, ठीक है, कोई जरूरतें नहीं सुनने समझने की। एक दिन पापा के साथ काम पे चले जाओगे ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि पैसा कैसे आता है, हमको करना क्या है, और पापा बिना समझाए तुमको सब कुछ समझा चुके होंगे। एक दिन बस चले जाना। और ये आलतू फालतू रील्स उल्स देखने से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। किसी की माँ 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल रही होगी, किसी की माँ बर्तन का काम कर रही होगी, किसी के पिताजी कुछ भी कर रहे होंगे, उस काम में चले जाओ। क्योंकि बहुत बड़े परिवार का घर का लड़का होते तो तुम कंपटीशन का तैयारी थोड़े करते, डायरेक्ट गेट खोलते बैठते। बिजनेस भी नहीं करना है तुमको, तुम्हारा तो बिजनेस कोई दूसरा करेगा, तुमको तो सिर्फ कहलाना है बॉस। मुकेश अंबानी का बेटा बिजनेस करता है, उसका तो बिजनेस करने वाला कोई दूसरा है, वो तो घूमता है, बॉस कहलाता है बस। बिजनेस करने वाले लोग तरह तरह के आइडियाज देने वाला है, उस तरह का पैटर्न बन चुका है, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं जो आपको समझना है। हम लोग बस उस मोटिवेशन में जी रहे हैं, ठीक है, जिस मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं, खाली फालतू फालतू बात सुनता है। मोबाइल से तो रील्स वाला दुनिया से एकदम दूरे रहो, एकदम फालतू बकवास है। प्रेमानंद को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहां कोई बनावटी बात नहीं, क्योंकि उसके पास अपना किडनी नहीं है तो क्या, इससे बनावटी, इससे मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है, जिसके पास अपना किडनी नहीं है, ठीक है ना, अपना 17 साल 18 साल से किडनी नहीं है, उस आदमी को तुम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो अगर कुछ बोल रहा है
तो सत्य बोल रहा है। कभी नहीं देखोगे ढकोसला वाला, ज़्यादा नौटंकी बातचीत करना। सत्य में कितना पावर होता है। प्रेमानंद महाराज का जो निकलता था वो झांकी प्रतिदिन, सोसाइटी में बंद करवा दी थी महिला लोग, पूरी सब लोग, यहाँ दिक्कत हो रहा था, ये हो रहा था, प्रेमानंद जी बहुत आराम से बंद कर दिए। और उस जगह की, उस एरिया की इतना थू थू हुई, भारत लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है, हमें जानकारी नहीं है, कि उस नगर निगम का जो मेन था, उस सोसाइटी का जो लोग मेन थे, उतना आत्मग्लानि नहीं हुआ। महाराज जी का जाकर माफी मांगा ऑन कैमरा, प्लीज निकालिए, माफ कर दीजिए हमको। कहाँ प्रेमानंद जी महाराज बहुत उत्सुक, कोई से निकाले न देवे रे। पावरफुल तो है, ऐसा नहीं कि नहीं पावरफुल, तुरंत लिखेंगे पुलिस को और फलान चिलान सब कानूनी कार्रवाई के तहत आ जाएगा और फिर होने लगेगा, सुरक्षा मिलने लगेगी। कहाँ किया ये सब फरियाने लगे, बंद तो बंद। लेकिन इसी को बोलते हैं किसी व्यक्ति को एहसास दिलाना। जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उससे बड़ा न्याय उस व्यक्ति के साथ कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी आदमी हो, उसको अगर गलती का एहसास हो जाता है, उसे माफ कर देना चाहिए, प्यार से, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। उस आदमी को चाहिए कि हमें सुरक्षात्मक तरीके से रहें। देखो उस मेयर का क्या हुआ। आज के समय फिर से प्रेमानंद जी महाराज का निकल रहा है यात्रा, मजा आ रहा है, सब लोग सुन रहा है, देख रहा है, दर्शन कर रहा है। जब तक जिंदगी है उनका, सब लोग मोटिवेट होगा, युगों युगों तक उस आदमी को याद किया जाएगा। दूसरा उन्होंने बनाया सीरी का किला, ये भी दिल्ली में ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के सल्तनत की रक्षा करने हेतु नवीन राजधानी के रूप में सीरी के किले का निर्माण करवाया। जियाउद्दीन बर्दे ने इसे शहर नौ या नया शहर कहा। नया शहर के रूप में उसने निर्माण कराया सीरी का किला, क्योंकि उसमें मंगोल आक्रमण, आगे पढ़ाएंगे बाबर जो है वो भारत की तरफ कैसे आया, आपको ये समझ में आएगा कि बाबर जो है ना, उसको गेस्ट बनाया गया था। जैसे होता नहीं है कि जैसे हमारी गुड़िया में लड़ाई हो रही है, गुड़िया बहुत ताकतवर है, इसे हम नहीं जीत रहे हैं, तो हम गुंडा मंगा लिए बाहरी, ठीक है ना। वो तो आया गुंडा, हम लोग के यहाँ आदमी बुलाया उसको कि ठीक है इसको ठोक दीजिए। लेकिन जब वो यहाँ आया और पता चला जिसने हमें बुलाया है और जिससे हमें लड़ना है, दोनों हमसे कमजोर है, तो पहले तो को तो निपटा देना है, क्योंकि तो हमको सपोर्ट करेगा, और दूसरा जो बुलाए उसको भी निपटा देना है और हम राज करेंगे। और बाबर ऐसे ही आया। बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रथा चली आ रही, जो इतिहास हमें सिखाता है कि अपने खजाना को ज्यादा प्रोपोगेट करोगे, दिखाओगे नहीं, तो दोनों को बर्बाद कर दीजिए। अपने में जब लड़ोगे ना, तो बाहरी लोग फायदा उठा लेगा। उसका जीता जाता उदाहरण मुगल साम्राज्य है। आगे पढ़िएगा, समझ में आएगा ये बात। ये बाबर जो है वो क्या था, अफगान का इलाका का, ठीक है ना, काबुल से, ठीक है ना, अफगानी से चलने वाला, ठीक है ना, एकदम असफल राजा। वहां तो चलबे नहीं करता था। उमर से एक मिर्जा इससे पागल हो गया था कि कवाड़ा लड़का है, कैसा नालायक को पैदा कर दिए उसका बाप। लेकिन देखो नया साम्राज्य स्थापित कर दिया, मुगल साम्राज्य, जिसमें पूरा मेडाइवल हिस्ट्री लपटा गया भारत का। सर अब तुम सोचते हो ना, पापा कहते होंगे कि तुम नकारा लड़का है, क्या पता बाबर की तरह तुम भी कोई काम कर दो। हौजे खास, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला के बाहर एक सरोवर बनवाया, जिसे हौजे खास या हौजे रानी कहा जाता है। हजार सितुन दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंभों वाला महल बनवाया, जो हजार सितुन के नाम से प्रसिद्ध है। अपने अंतिम दिनों में अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक काफूर के नियंत्रण में आ गए, और उन्होंने कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया। मलिक काफूर तो आपको पता है, हिजरा जो था वो दक्षिण भारत को कंट्रोल कर रहा था।
उसके प्रभाव में आकर के वो समझाया बुझाया कि अब आपसे नहीं होगा, इसलिए आप अगला उत्तराधिकारी किसको चुन लिया? शिहाबुद्दीन उमर को। किंतु 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी के नाम से अगला सुल्तान घोषित कर दिया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खलीफा के पद की मान्यता नहीं दिए और खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा के पद को अस्वीकार करते हुए खुद को खलीफा घोषित किया, क्योंकि उसको मान्यता नहीं मिलना था। पहले होता था ना कि अपनी जिंदगी में ही बता देता था कि अकलाबाद ही राजा बनेगा, बोल देता था राजा। अब मेरे मरने के बाद ये आदमी क्या करे, बात नहीं माने और वो बोला हम राजा बनेंगे, इसको मार दिया, तो गांव समाज वाला उसको अच्छा थोड़े कहेगा, जाने तो नहीं कहेगा, तो हमको से क्या मतलब, हम राजा है ना। तो सुल्तान तभी प्राप्त होता था जब इसका आशीर्वाद प्राप्त होता था, लेकिन वो सुल्तान बोले छोड़ो कोई बात नहीं, आशीर्वाद हमको कोई जरूरत नहीं, रहेंगे ना। वही मुबारक शाह खिलजी जो था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा था जो बिना सुल्तान पद प्राप्त किए भी अपने आप को राजा समझा। जयदीन बर्नी का कहना है कि मुबारक शाह खिलजी को नंगे स्त्री पुरुषों का संगम पसंद था। हम सुन रहे हो? बर्नी साहब क्या कहते हैं, हालांकि ये बहुत बदतमीज टाइप का आदमी था, या कह सकते हो पॉर्न वीडियो देखने का इसको शौक था। तो उसमें पॉर्न वीडियो तो नहीं था, ये क्या करता था, नंगे स्त्री पुरुषों का संगम, मतलब समझ रहे हो, जैसे आप लोग कहीं कहीं देखते हो फोटो नंगा रहता होगा, लड़की लड़का एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, वैसे इस फोटो देखने में, ऐसा चित्र देखने में इसको बहुत अच्छा लगता था। वह दरबार में कभी कभी नंगे दौड़ा करता था और कभी कभी दरबार में स्त्री वस्त्रों में चलाता था। याद रखना, औरतों की वेशभूषा में रहने वाला कौन ऐसा राजा है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। बात का छोड़, ठीक है। कभी कभी तो लंगटे चलाता था, कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसको ना कह सकते हैं कि वो दिमाग थोड़ा ठीक ठाक नहीं, हम कहेंगे ही, लेकिन राजा कैसे बन गया? पहले तो ऐसा चीज में उसको इंटरेस्ट था जो समाज उसको एकदम फालतू कह रहा है, राजा होके लंगटे बउआ रहा है, कभी औरतें बन जाता था, ठीक है ना। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने सोने का सिक्का टंकाए ताली जारी किया। काम भी कर रहा था, कैसे लोग इसको राजा मान रहा था। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की मृत्यु हो गई और खुसरो खान नामक व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। खुसरो का दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदू माता से उत्पन्न हुआ था, किंतु बाद में वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। हिंदू माता मतलब समझते हो ना, कोई मुसलमान किसी हिंदू औरत के साथ संपर्क साधा होगा और बच्चा हुआ, तो ये पहले ही सी प्रथा है कि महिला का कोई धर्म नहीं होता, वो जिसके साथ जाएगी उसका बच्चा होगा। तो हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न होकर के बाद में फिर वो क्या बन गया, मुसलमान ही बना। 1320 में ही वह गाजी मालिक नामक व्यक्ति ने खुसरो खां की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश के स्थान पर एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए संदेश भेजा था, किंतु निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को से नहीं मिला या उन्हें एक संदेश भेजा, मेरे घर में 10 दरवाजा है, मेरे घर में 10 दरवाजा है। इसका मतलब क्या है? ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुबारक खिलजी नंगा रहता था, मुबारक खिलजी स्त्री के वेशभूषा में रहता था, मुबारक खिलजी स्त्री पुरुषों के नंगे वस्त्र को देखना पसंद करता था। संगम मतलब दोनों मिला हो, ठीक है। ये सारी बात थी खिलजी वंश के बारे में। इस प्रकार खिलजी वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला वंश आता है तुगलक वंश, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, कैसा कैसा दिन देखना पड़ता है।